Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is offspring of voidable marriage entitled to ancestral property. तो जो ऑफस्प्रिंग है वॉइड या वॉइडेबल मैरिज के वो इंटाइटल है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए, जानेंगे हम इसके बारे में। Supreme Court had ruled that children born from void or voidable marriage have the right to claim a share of their parents' ancestral property. सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि जो चिल्ड्रन जो कि जिनका जन्म हुआ है वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से, उनके पास अधिकार है क्लेम करने का जो शेयर है उनके पेरेंट्स के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे। However, right is limited to their parents' share within the Hindu undivided family governed by Mixtaksara law and does not extend to the entire HUF property. लेकिन ये जो राइट है ये लिमिटेड है कि जो उनका पेरेंट्स का शेयर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे, जिसको कि गवर्न किया जाता है मिक्तासरा लॉ के माध्यम से, और ये एक्सटेंड नहीं होता है इंटायर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के प्रॉपर्टी पे। मतलब वही प्रॉपर्टी पे वो क्लेम कर सकते हैं एंसेस्ट्रल पे जिसपे उनका पेरेंट्स का शेयर होगा उतना ही। It emphasized that these children would be considered legitimate and related by legitimating kinship under the Hindu Succession Act 1956. और ये फोकस कर रहा है जो चिल्ड्रेन है जिनको कंसिडर किया जाएगा लेजिटिमेट और जो कि रिलेटेड होंगे लेजिटिमेट किनशिप अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के। सेक्शन 16 क्लॉज 3 जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, ये एक्सप्लिसिटली बोलता है जो कन्फर्मेंट है लेजिटिमेसी को लेके, ये नहीं ग्रांट करता है किसी भी अधिकार को प्रॉपर्टी के लिए कोई भी अदर देन पेरेंट्स को छोड़ के। मिताक्सा लॉ के बारे में भी हम जान लें। Metaxa School of Law is a well-known school of thought that specifies procedure for succession and inheritance. जो मिताक्सा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है ये एक वेल नोन स्कूल ऑफ थॉट है जो कि स्पेसिफाई करता है प्रोसीड्यूर को सक्सेशन और इनहेरिटेंस के लिए। Metaxa School of Thought state that a son, grandson and a great grandson have a right to family property through birth. और जो मिताक्सा स्कूल ऑफ थॉट है ये बताता है कि जो सन है, ग्रैंडसन है और जो ग्रेट ग्रैंडसन है उनका अधिकार है फैमिली के प्रॉपर्टी पे थ्रू बर्थ के माध्यम से। Metaxa School of Law is followed in every state in India except for West Bengal and Assam. The Hindu Succession Act of 1956 govern Hindu family law. और जो मिताक्सा स्कूल ऑफ लॉ है ये फॉलो किया जाता है हर एक स्टेट में भारत के, सिर्फ वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ के। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गवर्न करता है हिंदू फैमिली लॉ को। 2005 के अमेंडमेंट के पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो फीमेल थे वो को पेरेंट्स नहीं थे, उनके पास अधिकार नहीं था पार्टीशन का, लेकिन यह क्या है बाद में बदला गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रामोद्योग विकास योजना। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे इसके बारे में हम। The chairman of Khadi and Village Industry Commission (KVIC) recently distributed toolkit and machinery to artisans in Bhubaneswar, Odisha, as a part of Gramodyog Vikas Yojana. जो चेयरमैन थे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के, उन्होंने अभी हाल ही में डिस्ट्रीब्यूट किया है टूल किट और मशीनरी को जो आर्टिसियन थे कहाँ के, भुवनेश्वर और ओडिशा के, उनको जो पार्ट है ये ग्रामोद्योग विकास योजना का। इलेक्ट्रिक व्हील जो है वो दिया गया है 100 पोर्टर को, फुटवेयर और टूल किट दिया गया 75 लेदर आर्टिसियन को, पेपर मशीन दिया गया 60 आर्टिसियन को। तो हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रामोद्योग विकास योजना के बारे में। ग्रामोद्योग विकास योजना ये एक स्कीम है जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन केवीआईसी के अंतर्गत आता है। ये पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का। इसको लॉन्च किया गया था मार्च 2020 पे। कब लॉन्च किया गया था ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंतर्गत तो खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। मकसद क्या है इसका? तो एम्स टू प्रमोट एंड डेवलप विलेज इंडस्ट्री थ्रू कॉमन फैसिलिटी, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। इसका मकसद है कि प्रमोट किया जाए और डेवलप किया जाए विलेज इंडस्ट्री को कॉमन फैसिलिटी की मदद से, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से। इंक्लूड किया गया जो एक्टिविटी है किस किस को इंक्लूड किया गया एक्टिविटी के अंतर्गत, तो जैसे कि एग्रो बेस्ड और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, वेलनेस एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, हैंडमेड पेपर, लेदर एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री, रूरल इंजीनियरिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट इनोवेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? The Gramodyog Vikas Yojana has equipped artisans with essential tools and machinery, significantly increasing their income level. ये जो ग्रामोद्योग विकास योजना है इसने इक्विप किया है आर्टिसियन को इसेंशियल टूल और मशीनरी के साथ, जो कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेगा उनके इनकम लेवल को भी। KVIC Khadi and Village Industry Commission. It is a statutory body established under the Khadi and Village Industry Commission Act 1956
It is responsible for planning, promotion, organization and implementation of program for the development of खादी and village industry. ये जो आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के माध्यम से। ये रिस्पॉन्सिबल है प्लान करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोग्राम है डेवलपमेंट के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री का क्या अचीवमेंट है इसका, ये भी हम जान ले। तो लास्ट 9 ईयर में जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है आत्मनिर्भर भारत में प्रमोट करके खादी को, और अचीव किया है एक रिकॉर्ड टर्नओवर 1.34 लाख करोड़ का। इसने अपलिफ्ट किया है 13.5 करोड़ पीपल को पॉवर्टी से ऊपर रूरल एरियाज में पास्ट 5 ईयर पे नीति आयोग के डाटा के अनुसार, और पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सब में इनका कंट्रीब्यूशन है। सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज इंडस्ट्री, क्या सिग्निफिकेंस है विलेज इंडस्ट्री का? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स और एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ये सारे महत्व है विलेज इंडस्ट्री के। अदर सच इनिशिएटिव, इसके जैसा जो और इनिशिएटिव है जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेम सेल थेरेपी। तो हम जानेंगे स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को कुछ दिनों पहले हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। The Delhi High Court had allowed 2 children with autism spectrum disorder to undergo stem cell therapy for their condition. दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है जो 2 चिल्ड्रन है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले उनको कि वो अंडरगो कर सकते हैं स्टेम सेल थेरेपी को उनके कंडीशन के लिए। दिस इज ओवरटर्निंग अ प्रीवियस रिकमेंडेशन बाय द एथिक एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन अगेंस्ट द यूज ऑफ स्टेम सेल ट्रीटमेंट फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उसने ओवरटर्न कर दिया है जो प्रीवियस रिकमेंडेशन था एथिक एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड का, नेशनल मेडिकल कमीशन का, जो यूज के खिलाफ था स्टेम सेल ट्रीटमेंट का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए। जो आपका एथिक एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड है इसने रिकमेंड किया था अगेंस्ट उपयोग को लेके स्टेम सेल थेरेपी का एएसडी के लिए, क्योंकि उनको चिंता था कि जो प्रीडेटरी मार्केटिंग है और एक फॉल्स होप है ये क्या करेगा, एक वेल स्टेब्लिश प्रोटोकॉल को ला देगा मार्केट में, के कंपटीशन क्रिएट करेगा इस फील्ड पे। स्टेम सेल्स की अगर हम बात करें तो स्टेम सेल्स आर सेल फ्रॉम विच ऑल अदर सेल्स इन द बॉडी विथ स्पेशलाइज्ड फंक्शन आर जनरेटेड। देयर आर 2 main categories, pluripotent stem cell which can differentiate into any cell type in the adult body and adult stem cell which are tissue specific and can only generate cell for a particular organ। तो जो स्टेम सेल है ये सेल है जो कि सारा अदर सेल जो है बॉडी के बनते हैं, इसका स्पेशलाइज फंक्शन होता है, ये जनरेट करते हैं। 2 मेन कैटेगरी है इसके, कौन कौन से? तो पहला है आपका प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो कि डिफरेंशिएट करता है किसी भी सेल टाइप को एडल्ट बॉडी से, और जो आपका एडल्ट स्टेम सेल है जो कि टिश्यू स्पेसिफिक होता है और ये सिर्फ जनरेट करता है उसी सेल को जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए जरूरी होते हैं। Stem cells have been used in medicine, particularly in regenerative medicine, for over 90 years. Hematopoietic stem cell transplantation, for instance, is used to treat conditions like leukemia and lymphoma, where healthy stem cells are introduced to replace damaged cell. और जो स्टेम सेल है इसका उपयोग किया जाता है मेडिसिन के लिए, पार्टिकुलरली रिजेनरेटिव मेडिसिन के लिए ओवर 90 ईयर से। जो आपका हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है इंस्टेंस के रूप में, इसका उपयोग किया जाता है ट्रीट करने के लिए जो कंडीशन है ल्यूकेमिया लिम्फोमा का, जबकि जहां पे हेल्दी स्टेम सेल को इंट्रोड्यूस किया जाता है रिप्लेस करने के लिए डैमेज सेल से। Autism spectrum disorder is a neurological and developmental disorder affecting communication, behavior and learning. While there is no cure for ASD, various therapies are used to manage symptoms and improve individual quality of life. जबकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन, बिहेवियर और लर्निंग को। कोई भी क्योर इसका अभी नहीं है, लेकिन बहुत सारे थेरेपी है जिसका उपयोग किया जाता है मैनेज करने के लिए सिम्टम्स को और इम्प्रूव करने के लिए इंडिविजुअल के जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिश रेजिस्टेंट टू मैराइन हीट वेव। तो हम जानेंगे जो ये न्यूज मैच के बारे में। रिसेंट स्टडी कंडक्टेड बाय रिसर्चर फ्रॉम कनाडा, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट रिवील दैट फिश आर सरप्राइजिंगली रेजिस्टेंट टू मैराइन हीट वेव। एक जो रिसेंट स्टडी कंडक्ट किया गया, जो रिसर्चर है कनाडा, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट के, उन्होंने पाया कि जो फिश है वो सरप्राइजिंगली रेजिलेंट हो रहा है मैराइन हीट वेव के लिए। की फाइंडिंग क्या है? This study found no substantial evidence that marine heat wave have significant impact on regional fish community. इस स्टडी में पाया गया है कि कोई भी सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है मैराइन हीट वेव का जिसने सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया हो रीजनल फिश के कम्युनिटी को। स्टडी ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड वेदर मैराइन हीट वेव काउज चेंजेस इन फिश कम्युनिटी कंपोजिशन such as shift from cold water species to warm water species. However, no consistent pattern of such changes was observed due to marine heat wave.
और इस स्टडी ने यह भी इन्वेस्टिगेट किया कि क्या मैराइन हीट वेव के कारण कोई चेंज हुआ है फिश के कम्युनिटी कंपोजिशन पे, जैसे कि अगर कोई बदलाव आया हो कोल्ड वाटर स्पीसीज से वार्म वाटर अगर स्पीसीज हुआ हो, लेकिन कोई भी कंसिस्टेंट पैटर्न जो है इस टाइप का चेंज का नहीं ऑब्जर्व किया गया है मैराइन हीट वेव्स के कारण। जो आपका मैराइन हीट वेव है इसको कैरेक्टराइज किया गया है जो आपका प्रोलॉन्ग पीरियड है वार्म ओशियन टेम्परेचर का, इसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है मैराइन इकोसिस्टम के ऊपर, जिसमें कि कोरल ब्लीचिंग, सी बर्ड डेथ, हार्मफुल अलगल ब्रूम भी है। 9 लाइन के बारे में हम जान ले। Several Southeast Asian countries, including Philippines, Malaysia, Vietnam, Taiwan, have joined India in rejecting China's new national map and 9 line in the South China Sea. तो बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसमें कि फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ताइवान है, इन सब ने ज्वाइन किया भारत को, रिजेक्ट किया है जो चाइना का न्यू नेशनल मैप है जिसमें 9 लाइन जो है साउथ चाइना सी में दिखाया गया है। इंडिया स्पेसिफिकली प्रोटेस्टेड चाइना क्लेम ओवर अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चीन, और इंडिया ने स्पेसिफिकली प्रोटेस्ट किया है जो चाइना क्लेम कर रहा है अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के ऊपर। व्हाट इज 9 लाइन? ये 9 लाइन है क्या? तो 9 लाइन है ये एक हिस्टोरिकल डिमार्केशन लाइन है मैप में जिसका उपयोग किया जाता है चाइना के द्वारा एसल्ट करने के लिए टेरिटोरियल क्लेम को साउथ चाइना सी पे। चाइना एसल्ट करता है क्लेम की जो 90% साउथ चाइना सी का एरिया है, प्राइमरीली ये बेस्ड था हिस्टोरिकल व्यू शेप 9 लाइन पे जो कि ड्रॉन है मैप में 1940 के, और ये इनकम्पास करता है कि बहुत सारा आइलैंड जो है नोटेबली पार्सल और स्पेशल ये इनके है, लेकिन जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी अनक्लोज, इन्होंने डिटरमाइन किया कि चाइना का जो क्लेम है इस रीजन पे ये इसमें कमी है, कोई भी इसका लीगल फाउंडेशन नहीं है। आप देख सकते हैं जो साउथ चाइना सी है और जो 9 लाइन की बात कही गई है ये आपका, और किस किस कंट्री के एरिया को जो चाइना है वो क्लेम करता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, फिलीपींस हो गया, ताइवान हो गया, ब्रूनी हो गया, ये सब के एरिया को, मलेशिया हो गया, चाइना जो वो क्लेम करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑफ डुअल यूज आइटम। तो हम जानेंगे एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑफ डुअल यूज आइटम के बारे में। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड emphasized that government commitment to enhance export control of dual use item to prevent them from falling into the hand of non-state actor and terrorists। जो डायरेक्टर जनरल है फॉरेन ट्रेड के, उन्होंने एम्फेसाइज किया है कि जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है इनहेंस करने के लिए एक्सपोर्ट कंट्रोल को डुअल यूज आइटम के लिए, ताकि प्रिवेंट किया जा सके फॉल होने से हैंड में नॉन स्टेट एक्टर या टेररिस्ट के ये सब आइटम। ये डुअल यूज आइटम है क्या? तो ये वैसे प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, मटेरियल या इक्विपमेंट होते हैं जिनका कि दोनों ही सिविलियन या मिलिट्री या नॉन मिलिट्री एप्लीकेशन में उपयोग होता है। ये जो आइटम है इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है या इसका मकसद जो है प्राइमरीली सिविलियन पर्पस होता है, लेकिन इसको उपयोग किया जा सकता है मिलिट्री या दूसरा प्रोहिबिटेड पर्पस के लिए भी, जैसे कि आपका प्रिकर्सर केमिकल हो गया, सैरिन गैस कंपोनेंट हो गया, जैसे कि सेंट्रीफ्यूज हो गया। करेंटली जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है उन्होंने प्रिपेयर किया है एक स्पेशलाइज कॉमेट स्पेसिफिलिटी केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी लिस्ट को डुअल यूज आइटम के लिए, और ये जो आइटम है इसको रेगुलेट किया जा रहा है इंडिया के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अनुसार। न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है ये फोकस कर रहा है एक्सपर्टाइज करने के ऊपर इस कॉमोजेट लाइसेंसिंग प्रोसेस को, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो सेंसिटिव या डुअल यूज गुड है इसको ट्रेड किया जाए जो कंपाइलेंस है इंटरनेशनल रिजाइम के अनुसार, जिसमें कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम भी आता है। MECR मिसाइल एंड डुअल यूज कंट्रोल एक्सपोर्ट रिजाइम के बारे में हम जान ले। तो ये जो है ये आपका वॉलेंट्री एग्रीमेंट है मेजर सप्लायर कंट्री के बीच में, जिसका मकसद है प्रिवेंट करना प्रोलिफरेशन को कुछ मिलिट्री और डुअल यूज टेक्नोलॉजी का, पार्टिकुलरली जो कि रिलेटेड है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से। ये जो एग्रीमेंट है ये इंडिपेंडेंट है यूनाइटेड नेशन से, और ये अप्लाई करता है सिर्फ उन्हीं सब मेंबर्स कंट्री के ऊपर, और कोई भी इसके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है दूसरे के ऊपर कि वो इसको ज्वाइन ही करे। इंडिया जो है वो मेंबर है 3 आउट ऑफ 4 MECR के, एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यानी जो 4 ग्रुप है आपका उसमें से इंडिया 3 का मेंबर है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को छोड़ दे अगर हम, तो ये 4 MECR के जो है वो कौन कौन से है? तो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कंट्रोल के लिए, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है केमिकल और बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी कंट्रोल के लिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम MTCR है रॉकेट एंड एरियल व्हीकल रिलेटेड टू वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डिलीवरी के लिए, और वासेनार अरेंजमेंट है जो कि कन्वेंशनल आर्म और डुअल यूज गुड एंड टेक्नोलॉजी के लिए है। कौन सा किस चीज के लिए आपको पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.